हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए प्रैक्टिस सेट के पहले सवाल से इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? सही उत्तर है विनिमयन अधिनियम 1773, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। हाँ, और इसके पीछे का जो इतिहास है ना, वो बहुत दिलचस्प है। 1773 में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार थोड़ी थी। हाँ, वो तो बस व्यापार करने आए थे। वही तो, वो बस एक बेगाम व्यापारिक कंपनी थी। लाइक आज के जमाने की कोई बहुत बड़ी टेक मोनोपोली मान लीजिए। अरे बाप रे। हाँ, जो अपनी मनमानी कर रही थी। बिल्कुल। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, इसे रेगुलेट करना पड़ेगा। ओहो, तो मतलब वहीं से ये रेगुलेटिंग एक्ट नाम आया। जी, और उसी के तहत कलकत्ता में पहली बार एक व्यवस्थित न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या बात है। लेकिन वो तो ब्रिटिश कंट्रोल में था ना, तो आजाद भारत के संप्रभु न्यायालय का क्या? हमारा अगला सवाल इसी पर है। प्रश्न 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सही उत्तर है 28 जनवरी 1950। हाँ, और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और ठीक 2 दिन बाद हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट चालू हो गया। मतलब हमने वो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल वाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। बिल्कुल। अब हमारे फैसले लंदन से नहीं, हमारी अपनी धरती से होने वाले थे। ये तो सच में बहुत प्राउड मोमेंट रहा होगा। पर यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, बताइए। अगर न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है, हाँ, तो इन सर्वोच्च न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करेगा? मतलब अगर राजनेता करेंगे तो निष्पक्षता कैसे रहेगी? बहुत ही लाजवाब सवाल है, और इसी को सुलझाने के लिए ना हमारे संविधान निर्माताओं ने चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, संविधान ने ये पक्का किया कि न्यायपालिका की इन बड़ी नियुक्तियों पर देश के सर्वोच्च पद की मोहर हो, यानी राष्ट्रपति की। हाँ, समझ गया। और यही हमारा अगला प्रश्न भी है। प्रश्न 3, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 124(2). और सिर्फ नियुक्ति ही नहीं, इनके वेतन और भत्तों को भी सुरक्षित किया गया है। हाँ, वरना तो सरकार कभी भी उनका पैसा रोककर उन पर दबाव बना सकती है ना। एग्जैक्टली। वित्तीय आजादी के बिना कैसी आजादी? वही तो चलिए इसे भी प्रश्न के रूप में देख लेते हैं। प्रश्न 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, विशेषाधिकारों और भत्तों का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 125। तो हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका हमें राज्य की मनमानी से बचाती है। ये जो अधिकारों की रक्षा है ना, इसे मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी कहा जाता है। पहली पीढ़ी, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। चलिए प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न 5, मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी किन अधिकारों से संबंधित है? सही उत्तर है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। जी, ये वो अधिकार हैं जो 18वीं सदी की फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों से निकले थे। मतलब जीवन जीने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये सब। हाँ, मुख्य रूप से व्यक्ति को राजा या सरकार की तानाशाही से बचाने वाले अधिकार। लेकिन सोचिए, जब इन्हीं नागरिकों पर कोई बड़ा आतंकी हमला हो जाए, तब तो सरकार को बहुत खड़े कदम उठाने पड़ते हैं ना। बिल्कुल। और 2008 का मुंबई हमला एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट था। 26/11 का हमला, बहुत ही खौफनाक दिन था वो। हाँ, उस हमले ने हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी को सामने ला दिया था। कौन सी कमी? यही कि हमारी राज्य पुलिस और अलग-अलग खुफिया एजेंसियों के बीच ना तालमेल ही नहीं था। अरे हाँ, क्योंकि आतंकवाद की तो कोई राज्य सीमा नहीं होती ना। एकदम सही। इसीलिए एक ऐसी संघीय एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश में कहीं भी तुरंत जाकर आतंकी घटनाओं की जांच कर सके। और यहीं से जन्म हुआ एक नई संस्था का। प्रश्न 26/11 भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना किस मुख्य घटना के बाद की गई थी? सही उत्तर है मुंबई आतंकी हमला 26/11/2008। बिल्कुल। अब यहाँ ना मैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जाना चाहता हूँ जो बहुत दिलचस्प है। आधुनिक युग में तो हम मानवाधिकार बोलते हैं, लेकिन मुगलों के दौर में भी इन अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष हुआ था। हाँ, इतिहास में इसके लिए बहुत खून बहा है। मुझे ना औरंगजेब की एक बात समझ नहीं आती। एक तरफ कहते हैं कि वो टोपियां सिलकर अपना खर्च चलाता था, और दूसरी तरफ उसे इतना क्रूर माना जाता है। ये विरोधाभास कैसा है?
देखिए, ये ना इतिहास की एक बहुत बड़ी जटिलता है। अच्छा। औरंगजेब अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सादा था। अच्छा। हाँ, वो राजकोष से पैसे नहीं लेता था। सच में कुरान की आयतें लिखकर और टोपियां सिलकर गुजारा करता था। वाह, ये तो बहुत ही अलग छवि है उसकी। तो फिर उसे क्रूर क्यों कहते हैं? पहले सवाल देख लेते हैं। प्रश्न 7, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? सही उत्तर है औरंगजेब। हाँ, तो उसे जिंदा पीर इसी सूफी जैसी जीवन शैली के कारण कहते थे। लेकिन एक शासक के रूप में उसकी नीतियां बहुत असहिष्णु थीं। मतलब धार्मिक आजादी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उसने जजिया कर लगाया और गैर मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार किए। और इसी कट्टरता का सबसे कड़ा विरोध सिख गुरुओं ने किया था ना। जी, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान तो मानवाधिकारों के इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय है, सच में। तो अगला सवाल उन्हीं पर है। प्रश्न 8, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को दिल्ली में मृत्युदंड दिया था? सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर जी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए अपना शीश कटवा दिया। मतलब दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक आजादी के लिए जान देती। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हाँ, और इस निस्वार्थ परंपरा की नींव बहुत पहले गुरु नानक देव जी ने रख दी थी। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है गुरु नानक देव। उन्होंने ना उस समय के समाज को समानता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था, लंगर के जरिए। जहां राजा और रंग सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। क्या विजन था उनका! बिल्कुल। लेकिन जब इन शांतिपूर्ण विचारों पर हमले बढ़ने लगे तो बदलाव जरूरी हो गया। हाँ, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए ताकत का होना भी तो जरूरी है। एकदम सही। और इसीलिए 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक सैन्य संत समुदाय बनाया, जिसे हम खालसा पंथ कहते हैं। प्रश्न 10, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? सही उत्तर है 1699। जी, तो ये तो बात हो गई अधिकारों और इतिहास के। लेकिन एक आजाद देश को न सिर्फ इतिहास या तलवारों से नहीं बचाया जा सकता, हाँ। उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चले अब भारत के भूगोल और अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। हाँ, तो चलिए सिक्किम से शुरू करते हैं। सिक्किम ने खेती में ऐसा क्या जादू किया कि पूरी दुनिया में फेमस हो गया? प्रश्न 11, भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती करने वाला पहला पूर्ण राज्य बना? सही उत्तर है सिक्किम। जादू नहीं, उन्होंने बहुत ही साहसिक कदम उठाया था। उन्होंने रासायनिक खादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया। मतलब एकदम 100% नेचुरल खेती। हाँ, इससे मिट्टी भी सुधरी और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई कि पूरी दुनिया में उनकी डिमांड बढ़ गई। माँ, पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों का फायदा। और जब ये प्रोडक्ट्स बाहर बिकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हमारा अगला सवाल, प्रश्न 12, जब दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और ये व्यापार इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी देश सब कुछ खुद नहीं बना सकता। सही बात है। लेकिन दुनिया से जुड़ने के साथ साथ देश के अंदर भी तो कनेक्टिविटी चाहिए ना? बिल्कुल। और इसी कनेक्टिविटी को स्पीड दी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने। गोल्डन कोडलैटरल। प्रश्न 13, स्वर्णिम चतुर्भुज GQ राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सही उत्तर है 5846 किलोमीटर। सोचिए, इस नेटवर्क ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़कर माल ढुलाने का समय आधा कर दिया। ये तो सच में अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अच्छा, रास्तों से वापस सीमाओं पर आते हैं। सिक्किम का भूगोल भी बहुत रोचक है ना? बहुत ही संवेदनशील भी है। सिक्किम एक चोक पॉइंट पर है। चोक पॉइंट? हाँ, एक छोटे से राज्य के उत्तर में चीन है, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल। ओहो, मतलब 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर। प्रश्न 14, भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? सही उत्तर है सिक्किम। जी, सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए बहुत अहम है। अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। मध्य भारत की तरफ नदियों का क्या रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में? बहुत बड़ा रोल है। जैसे मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर परियोजना को ही ले लीजिए। हाँ, प्रश्न भी यही है। प्रश्न 15, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ये नर्मदा नदी पर बना सिर्फ एक बांध नहीं है, ये बिजली भी बनाता है और लाखों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई भी करता है। मतलब एक तीर से 2 निशाने, मल्टीपर्पस। बिल्कुल। अच्छा, नदियों से निकलकर अब सीधे समुद्र के किनारे चलते हैं। हमारे पश्चिमी तट का क्या सीन है?
प्रश्न 16, दमन और गोवा के बीच की तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कुंकड़ तट। समुद्री व्यापार का गवार रहा है। और ये बहुत खूबसूरत भी है। एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट। हाँ, और जैव विविधता के मामले में भी ये क्षेत्र बहुत समृद्ध है। अच्छा, अब इकोनॉमी और पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, ग्रीन बॉन्ड। ये क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए ना। श्योर। मान लीजिए आपके शहर के नगर निगम को पानी साफ करने का प्लांट लगाना है, पर पैसे नहीं है। अच्छा। तो वो नागरिकों से कहते हैं कि आप हमें पैसे उधार दीजिए, हम पर्यावरण का काम करेंगे और आपको इस पर ब्याज देंगे। अरे वाह, ये तो सीधा पब्लिक और शहर का एग्रीमेंट हो गया। हाँ, और इसे ही ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। और इसमें एक शहर ने बाजी मार ली है। प्रश्न 17, कौन सा भारतीय शहर प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बन गया? सही उत्तर है गाजियाबाद। जी बिल्कुल, गाजियाबाद। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, अब थोड़ा उन संस्थाओं की बात करते हैं जो हमारी संस्कृति और रिसर्च को संभालती हैं। प्रश्न 18, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी अपने आप में एक म्यूजियम है और वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कला भवन है। यहाँ क्या क्या रखा है? यहाँ हजारों साल पुरानी मूर्तियां, लघु चित्रकलाएं और दुर्लभ सिक्के रखे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक याददाश्त है। और रिसर्च के मामले में भी हम बहुत आगे हैं, खासकर रेगिस्तानी इलाकों। सही मिलान वाला युग्म चुने, संस्थान और उस शहर का जहां वह स्थित है। सही उत्तर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, जिसे CAZRI भी कहते हैं। हाँ, अब देखिए रेगिस्तान में खेती कैसे हो, कम पानी में कौन सी फसलें उगाएं, इन सब गंभीर समस्याओं का हल ये संस्थान ढूंढता है। ये तो सच में जीवन बचाने वाला काम है। बिल्कुल। और बचाने की बात करें तो 1991 में हमें अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बचाना पड़ा था। ओहो, 1991 का वो आर्थिक संकट। प्रश्न 20, 1991 के संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को ऋण प्रदान किया? सही उत्तर है IMF। उस समय ना भारत लगभग दिवालिया होने वाला था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व बचा था हमारे पास। सही कहा। तब IMF ने लोन तो दिया, लेकिन शर्त रखी कि हमें अपनी बंद इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलना होगा। और वहीं से हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। जी, जिसे हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, कभी-कभी देश के अंदर के सेक्टर्स भी डूबने लगते हैं, जैसे बिजली विभाग। डिस्कॉम्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ। प्रश्न 21, बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में यूदे का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी ना, ये बिजली चोरी और घाटे के कारण डूब रही थी। अगर ये डूब जाती तो पूरा देश तो अंधेरे में चला जाता। बिल्कुल, इसीलिए सरकार ने उदय योजना लाकर इन्हें संकट से बाहर निकाला। एक तरह का बेल आउट था ये। ऊर्जा से जुड़ी एक और बहुत कमाल की योजना है। प्रश्न 22, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। और ये सिर्फ गैस सिलेंडर बांटना नहीं है, इसके पीछे का रिसर्च समझिए। हाँ, बताइए। गांव की महिलाएं सालों तक लकड़ी और उपले पर खाना बनाती थीं। एक रिपोर्ट कहती है कि उस धुएं में बैठना दिन में 400 सिगरेट पीने के बराबर है। बाप रे, 400 सिगरेट? ये तो फेफड़ों को खत्म कर देगा। इसीलिए LPG कनेक्शन देना सीधा उनकी जान बचाने जैसा था। ये होता है डेटा और रिसर्च का सही इस्तेमाल। और इसी पर हमारा अगला सवाल है। प्रश्न 23, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर है नए तथ्यों की खोज करना या ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना। रिसर्च का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, अपने आसपास की समस्याओं को देखकर उनका नया समाधान खोजना ही असली रिसर्च है। एकदम सटीक बात बोली आपने। अच्छा, अब आते हैं अपने उस मजेदार पड़ाव पे जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। वो मिर्च के तीखेपन वाला। हाँ, विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? प्रश्न 24, मिर्च का तीखा स्वाद किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? सही उत्तर है कैप्सिसिन। ये जो कैप्सिसिन है ना, ये हमारे दिमाग को ऐसा चकमा देता है जैसे कोई नकली फायर अलार्म बज गया हो। मतलब जीभ पर सच में कोई आग नहीं लगी होती? बिल्कुल नहीं, कोई कोशिका नहीं जलती। बस ये केमिकल दिमाग के उन रिसेप्टर्स में फिट हो जाते हैं जो गर्मी महसूस करते हैं। और हमारा शरीर पसीना निकालने लगता है खुद को ठंडा करने के लिए। कमाल का धोखा ही है। हाँ, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो शरीर के साथ धोखा नहीं, सीधा हमला करते हैं। जैसे कि एड्स का वायरस। प्रश्न 25,
एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? सही उत्तर है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। ये वायरस बहुत खतरनाक है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेनापतियों यानी टी कोशिकाओं को ही मार देता है। जिससे इंसान छोटी-मोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता। जी, विज्ञान से अब वास्तुकला की तरफ चलते हैं। प्रश्न 26, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है गुजरात। इसके पीछे क्या साइंस है? 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश ने इसे इतनी सटीक खगोलीय गणना से बनाया था। कि विषुव के दिन, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं, हाँ, सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति पर पड़ती है। अमेजिंग। हमारे पूर्वज क्या शानदार इंजीनियर थे। बिल्कुल। अब इमारतों से भावनाओं की तरफ आते हैं। प्रश्न 27, शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? सही उत्तर है 9। भारतीय नाट्य शास्त्र में इन्हीं नवरसों का जिक्र है। रौद्र, श्रृंगार, अद्भुत। और एक कुशल डांसर बिना कुछ बोले सिर्फ चेहरे से ये सब दिखा देता है। यही तो कला की ताकत है। और कला में संगीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। अब संगीत से रंगों की दुनिया में चलते हैं। मिथिला क्षेत्र की महिलाओं ने इस लोक कला को पीढ़ी दर पीढ़ी बचा के रखा है। वाह। और पता है, इसमें पेड़ों के पत्ते, फूलों के रस और चावल के प्राकृतिक रंग इस्तेमाल होते हैं। मतलब 100% इको फ्रेंडली आर्ट। वाह। चलिए अब साहित्य का पन्ना पलटते हैं। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे नक्शे पर खींची गई लकीरें लोगों को बांट देती हैं। लेकिन हमारी यादें उन सीमाओं से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं, है ना? बिल्कुल। और हमारे समाज को मजबूत करने में हमारे नायकों का भी बड़ा हाथ है। एकदम सही। और ऐसे ही एक महान नायक का जिक्र अगले सवाल में है। प्रश्न 31, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है भगवान बिरसा मुंडा। सोचिए, महज 25 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। जल, जंगल और जमीन के लिए उनका उलगुलान यानी महाविद्रोह, उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और जो इन नायकों को गढ़ते हैं, उन गुरुओं का भी। हाँ। प्रश्न 32, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सही उत्तर है सर्वश्रेष्ठ कोच। खेल के मैदान में जो मेडल आता है, उसके पीछे कोच की तो वर्षों की तपस्या होती है। बिल्कुल। और दुनिया भर में अधिकारों की रक्षा के लिए कौन तपस्या कर रहा है? प्रश्न 33, निम्न में से कौन सा संगठन मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित है? सही उत्तर है एम्नेस्टी इंटरनेशनल। जब सरकारें अपने ही लोगों पर अत्याचार करती हैं, तो यही संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाते हैं। बहुत अहम रोल है इनका। और देशों के बीच संबंध सुधारने का एक तरीका सैन्य अभ्यास भी तो है ना? बिल्कुल। पहाड़ों में युद्ध की रणनीति और आपदा के समय बचाव कार्य, ये दोनों देश एक दूसरे से सीखते हैं। अब वापस वास्तुकला पर आते हैं। इस शैली की खासियत है इसका वक्राकार शिखर, जो छत्ते के आकार में ऊपर जाता है। ओहो, अगली बार जब भी मंदिर देखूंगा ना, तो ये ज्योमेट्री जरूर नोटिस करूंगा। हाँ, बिल्कुल कीजिएगा। चलिए इतिहास से थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये किताब राजा महाराजाओं की बात नहीं करती है, ये डीप टाइम की बात करती है। कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं, हिमालय कैसे बना। मतलब ये हमारी जमीन की अपनी कहानी है। बहुत ही अलग अप्रोच है। फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इन चारों को जीतना ही ग्रैंड स्लैम कहलाता है। टेनिस का सबसे बड़ा मुकाम। और अब इस पूरे प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल। प्रश्न 38, नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही उत्तर है सेवा तीर्थ। और ये नामकरण ना एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव है। वो कैसे? ये बताता है कि सत्ता का केंद्र कोई हुक्म चलाने की जगह नहीं है, बल्कि ये जनता की सेवा करने का एक पवित्र स्थान है। वाह, क्या बात है। तो देखिए, 1773 के पुराने ब्रिटिश कानून से शुरू हुआ हमारा यह सिनेमाई सफर आज के इस आधुनिक सेवा तीर्थ तक आ पहुंचा। हमने जाना कि कैसे अधिकारों के लिए गुरुओं ने कुर्बानियां दी, कैसे सिक्किम के भूगोल ने इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पैक्ट किया, कैसे एक आर्थिक संकट ने पूरे भारत की इकोनॉमी को खोल दिया, और कैसे एक छोटे से केमिकल ने हमारे दिमाग को ही चकमा दे दिया। और यही इस डीप डाइव का असली मकसद था। आज हमने 38 अलग-अलग सवालों को हल किया है, लेकिन असल में हमने भारत की एक निरंतर विकास यात्रा को समझा है। बिल्कुल। तो आखिर में मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज जो हम करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ रहे हैं ना, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स या कोई नई योजना, वही सब कल की किताबों का इतिहास बनेगा।
तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब कोई भी अपने शहर में नया बदलाव होता देखे, तो क्या उसमें भविष्य के इतिहास का कोई पन्ना नजर आएगा? बहुत ही गहरी बात कही आपने। ज्ञान जब अलग अलग विषयों के बीच ऐसे पुल बनाता है ना, तभी उसकी असली ताकत समझ में आती है। तो श्रोताओं, इस ज्ञान और खोज के लंबे सफर में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और भी मजेदार विषयों पर डीप डाइव करते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी जिज्ञासा को जगाए रखें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।